ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। 1 दिसंबर से शुरू होने वाली समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए किसानों को आज से टोकन का वितरण शुरू। राज्य लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विस परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी की। 14 फरवरी को होगी प्रारंभिक परीक्षा। पुलिस महानिदेशक ने दुर्ग जिले में बैठक लेकर अधिकारियों को गुंडे बदमाशों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाने के दिए निर्देश। और कल छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आगामी 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर शुरू होने वाली धान खरीदी के लिए आज से किसानों को टोकन का वितरण शुरू कर दिया गया है। इस वर्ष करीब 2.5 लाख नए किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। इस तरह कुल 21,48,000 किसानों का पंजीयन किया गया है। इस वर्ष धान बेचने के लिए पंजीकृत किसानों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में करीब 10% अधिक है। इस बीच महासमुंद जिले में सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होने के कारण ऑनलाइन टोकन वितरण का कार्य आज प्रभावित रहा। वहीं इसी जिले की सरायपाली तहसील में धान का अवैध परिवहन करने के मामले में ट्रक और ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। इस ट्रक में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से 296 क्विंटल धान अवैध रूप से दुर्ग ले जाया जा रहा था। इसके अलावा ट्रैक्टर में 130 कट्टा धान रायगढ़ से बसना ले जाया जा रहा था। इससे पहले कल धान खरीदी की तैयारियों को लेकर रायपुर में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, सुब्रत साहू और खाद्य सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने धान खरीदी के लिए बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने अधिकतम 1 सप्ताह की अवधि के लिए टोकन देने तथा धान नहीं बेच पाने की स्थिति में नया टोकन जारी करने को कहा है। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्लास्टिक के बारदाने का उपयोग सिर्फ धान खरीदी करके मिलरों के पास भेजने के लिए किया जाएगा। प्लास्टिक बोरे का उपयोग चावल रखने के लिए नहीं किया जाएगा। इसी तरह धान खरीदी केंद्रों में 2 चरणों में 7,220 चबूतरों का निर्माण किया जा रहा है, जिसे 30 नवंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बिना अनुमति के अन्य राज्यों से धान का अवैध परिवहन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा गया है। इस बीच धान खरीदी की तैयारियों को लेकर आज रायपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने अभनपुर और आरंग विकासखंड के धान खरीदी केंद्रों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने धान उपार्जन केंद्रों के कर्मचारियों और समिति के पदाधिकारियों से कहा कि छोटे किसानों को टोकन का वितरण पहले किया जाए। कलेक्टर ने नमी मापने, गुणवत्ता परीक्षण करने और धान खरीदी का ऑनलाइन पंजीयन करने के भी निर्देश दिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आज मंदिर हसौद के धान खरीदी केंद्र पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था व्याप्त है, जिससे किसानों में आक्रोश देखा जा रहा है। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा है कि प्रदेश में आने वाले समय में कई सिंचाई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। वहीं अधूरी परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा, जिससे किसानों को सिंचाई में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बोधघाट परियोजना और छपराटोला परियोजनाओं की अनुमति भी मिल चुकी है। कृषि मंत्री ने कहा कि इस साल 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए पर्याप्त बारदाना है। उन्होंने कहा कि मौसम में आए बदलाव का असर धान खरीदी पर नहीं पड़ेगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि राज्य में कोविड की स्थिति नियंत्रण में है। अक्टूबर से मरीजों की संख्या में 50% की कमी आई है। छत्तीसगढ़ के सिलसिले में अभी स्थिति हमारी स्थिर दिख रही है। पिछले दिनों में जो टेस्टिंग भी हुई है, तो जो पॉजिटिविटी रेट है वो अभी भी 7 के अंदर है। तो वैसी चिंता यहाँ फिलहाल दिख नहीं रही है। एक जो समस्या साफ तौर पे दिख रही है कि लेट अस्पताल में लोगों के आने के कारण उनको समय नहीं मिल पा रहा है ठीक होने का। जो मृत्यु हो रही है 40% से ज्यादा मृत्यु 72 घंटे के अंदर बताई जा रही है। 30% के आसपास मृत्यु 24 घंटे के अंदर अस्पताल आने के बताई जा रही है। यानी इतना लेट हमारे कोरोना प्रभावित अस्पताल पहुंच रहे हैं कि फिर समय नहीं है कि कोई सहायता उनकी की जा सके। अगर कोई लक्षण ऐसे दिखे तो टेस्टिंग करा के आप अस्पताल पहले चले जाइए।
इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के एक और लैब को कोरोना संक्रमण की पहचान के लिए आरटी-पीसीआर जांच की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही आरटी-पीसीआर जांच करने वालों की केंद्र संख्या अब बढ़कर 11 हो गई है। इनमें 7 शासकीय और 4 निजी क्षेत्र के लैब हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना के अधिक से अधिक सैंपलों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में वर्तमान में हर रोज करीब 32,000 सैंपलों की जांच की जा रही है। वहीं रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स से प्राप्त जानकारी के अनुसार यहां की वीआरडी लैब में अब तक 2.5 लाख से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। इनमें से लगभग 1.5 लाख पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं एम्स रायपुर के कोविड वार्ड में भर्ती अब तक 5,000 से अधिक रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,30,000 को पार कर गई है। प्रदेश में कल 1,753 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई। वहीं कल 17 मरीजों की मौत हुई। वर्तमान में 23,957 मरीजों का उपचार विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। इस बीच राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित दुर्ग जिले की निवासी व्याख्याता सपना सोनी ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। खांसते और छींकते वक्त रुमाल या टिश्यू पेपर का प्रयोग करें और एक बार इसके प्रयोग के पश्चात हम इसे कवर्ड डस्टबिन में डाल दें। जब तक कि बहुत ही जरूरी काम ना हो हम घर से बाहर ना निकलें और यदि हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का प्रयोग करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। एक बार इसके लक्षण सामने आने पर जैसे कि बुखार, खांसी, गले में दर्द या सांस लेने में तकलीफ होने पर अपने डॉक्टर को दिखाएं। ध्यान रहे हमें इस बीमारी से घबराना नहीं है वरन सावधानी बरतनी है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग पीएससी ने सिविल सर्विस परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस बार कुल 143 पदों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा 14 फरवरी को होगी और मुख्य परीक्षा 18 से 21 जून के बीच आयोजित की जाएगी। इन परीक्षाओं में शामिल होने के लिए उम्मीदवार 14 दिसंबर से 12 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बार पीएससी की परीक्षा में डिप्टी कलेक्टर के 30, डीएसपी के बैकलॉग सहित 6, वित्त सेवा के 15, नायब तहसीलदार के 20 और आबकारी उप निरीक्षक के 17 पद शामिल हैं। 18 संवर्गों के लिए होने वाली इस परीक्षा में 58 पद सामान्य जाति के लिए, 17 पद अनुसूचित जाति के लिए, 20 पद अनुसूचित जनजाति के लिए तथा 18 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने प्रदेश के माओवाद प्रभावित इलाकों में माओवादियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। यह जानकारी आज बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक एसएल थोइसन ने नवा रायपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि बीएसएफ ने कांकेर जिले में माओवादी घटनाओं को रोकने में काफी सफलता पाई है। उन्होंने बताया कि बीएसएफ द्वारा जिला पुलिस और अन्य बलों के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही अपने जवानों को स्थानीय बोली और भाषा का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में श्री थोइसन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में माओवादी समस्या का निदान उन क्षेत्रों का विकास कर और वहां संचार कनेक्टिविटी बढ़ाकर किया जा सकता है। एडीजी ने बताया कि बीएसएफ अपना 56वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाएगा। इस अवसर पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले जवानों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही पारिवारिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कार्यक्रम को सीमित रखा गया है। एडीजी ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोगों से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और समय समय पर साबुन या पानी से हाथ धोने की अपील की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन एआईआर, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक टीएम अवस्थी ने आज दुर्ग जिले में पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर अवैध शराब, सट्टा और जुआ खेलने के मामलों में सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को गुंडे बदमाशों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पुलिस को अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव लाना चाहिए जिससे अपराधों में कमी लाई जा सके। डीजीपी ने कहा कि पुलिस का जोर विजिबल
पुलिसिंग पर होना चाहिए। इससे पहले डीजीपी ने कल राजधानी रायपुर में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री अवस्थी ने कहा कि रायपुर में 10 महीनों के दौरान तुलनात्मक रूप से अपराधों में कमी आई है। अब राजधानी पुलिस इम्पैक्ट पुलिसिंग पर कार्य करेगी, जिससे लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ेगा। बैठक के दौरान डीजीपी ने 1 जनवरी 2020 से लेकर 25 नवंबर 2020 के दौरान घटित अपराधों की जानकारी ली। उन्होंने कानून व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। राजनांदगांव जिले की डोंगरगढ़ पुलिस ने मानव तस्करी के आरोप में एक महिला को रायपुर से गिरफ्तार किया है। कथित रूप से यह महिला भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी रही है। जानकारी मिलने के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने गंगा पांडे नाम की इस महिला को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। आरोप है कि यह महिला मानव तस्करों के लिए हवाई टिकट बनवाने का कार्य करती थी और उन्हें छत्तीसगढ़ से दूसरे राज्यों में ले जाने में मदद करती थी। कोंडागांव जिले में आज 2 इनामी महिला माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आरोप है कि मर्दापाल थाना क्षेत्र में सक्रिय ये माओवादी जन मिलिशिया सदस्य के रूप में माओवादी गतिविधियों को अंजाम दे रही थीं। वहीं दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने 4 किलो के 2 आईईडी बम बरामद किए हैं। माओवादियों ने यह विस्फोटक कोडा सांवली कैंप के पास सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लगा रखे थे, जिन्हें बाद में बम निरोधक दस्ते की टीम ने निष्क्रिय कर दिया। राज्य सरकार ने 4 उप पुलिस अधीक्षकों के तबादला आदेश जारी किए हैं। सचिन्द्र चौबे को सुकमा का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। वहीं कमलेश्वर प्रसाद चंदेल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रेडियो भिलाई होंगे। नीरज कुमार चंद्राकर को नारायणपुर और जयंत वैष्णव को पुलिस मुख्यालय रायपुर में तथा ऋचा मिश्रा को बीजापुर में पदस्थ किया गया है। कल छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस है। इस अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ी बहुत ही मीठी बोली भाषा है। इसे संरक्षित और संवर्धित करने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ी भाषा के उपयोग को अधिक से अधिक बढ़ावा दें, ताकि आने वाली पीढ़ियां इससे परिचित हों, जिससे यहाँ की कला और संस्कृति सुरक्षित रह सके। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि जतका मान हमला अपन छत्तीसगढ़ी महतारी ऊपर है, ओतके हमर मातृभाषा छत्तीसगढ़ी बर घलो होना चाहिए। छत्तीसगढ़ी भाषा ला हमन आत्मगौरव संग जोड़ के देखबो, तभे वो आघू बढ़ी। राजभाषा दिवस के अवसर पर कल मुख्यमंत्री रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से छत्तीसगढ़ सेवियों का सम्मान करेंगे। वहीं संस्कृति विभाग द्वारा कल रायपुर के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय स्थित सभागार में सुबह 11:30 बजे से गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा 30 नवंबर तक चलाई जाने वाली पूजा स्पेशल गाड़ियों का परिचालन बढ़ा दिया गया है। इसके तहत कोरबा यशवंतपुर पूजा स्पेशल ट्रेन अब 25 दिसंबर तक चलेगी। वहीं भुवनेश्वर की ओर जाने वाली गाड़ियों को 2 जनवरी तक चलाया जाएगा। इस तरह पूरी एलटीटी पूरी स्पेशल ट्रेन का परिचालन 31 दिसंबर तक किया जाएगा। सप्ताह में 5 दिन चलने वाली विशाखापट्टनम निजामुद्दीन एक्सप्रेस का परिचालन अब 3 दिसंबर तक किया जाएगा। इसके अलावा विशाखापट्टनम एलटीटी साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन और पूरी सूरत स्पेशल ट्रेन का परिचालन 29 दिसंबर तक किया जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल। चक्रवाती तूफान निवार के असर से आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार तटीय आंध्रप्रदेश और उससे लगे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक द्रोणिका बनी हुई है। कल से छत्तीसगढ़ में आने वाली हवाओं की दिशा बदलने की संभावना है। प्रदेश में उत्तर दिशा की ओर से शुष्क और ठंडी हवाएं आने लगेंगी, जिसके असर से न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत 4 संचालक सह प्राध्यापकों को अधिष्ठाता के पद पर पदोन्नत किया है। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में भारतीय ट्रेड यूनियन सीटू से जुड़े कर्मचारियों ने धमतरी में आज विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बालोद जिले के पंचायत सचिवों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा ब्लॉक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए ग्रामीणों से पैसा मांगने के आरोप में रोजगार सहायक को बर्खास्त कर दिया गया है। कोंडागांव जिले में मक्का खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन किया जा रहा है। मक्का खरीदी 1 दिसंबर से 31 मार्च तक की जाएगी। इसी जिले में बारदाना जमा नहीं करने के कारण डोंगरीगुड़ा, जोबा और सुकुरपाल की 3 पीडीएस दुकानों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। और महासमुंद जिला कलेक्टर ने खेतों में पराली जलाए जाने पर किसानों से 15,000 रूपये जुर्माना वसूल करने के आदेश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
1 दिसंबर से शुरू होने वाली समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए किसानों को आज से टोकन का वितरण शुरू। राज्य लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विस परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी की। 14 फरवरी को होगी प्रारंभिक परीक्षा। पुलिस महानिदेशक ने दुर्ग जिले में बैठक लेकर अधिकारियों को गुंडे बदमाशों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने के दिए निर्देश। और कल छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।